हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम मस्ती बाई सौरभ में। और आज हम लोग अनुच्छेद शुरू करने वाले हैं और मूल अधिकार जो हम लोगों ने शुरू किया था भाग 3, इसमें हमने देखा था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए, इनका विकास कहाँ से हुआ, इसके बाद मूल अधिकारों की मांग किस किस के द्वारा की गई और कब कब की गई, इसके बाद हमने मूल अधिकारों की विशेषताएं देखी थी। और आज शुरू करते हैं हम लोग क्या, अनुच्छेद 12। ठीक है, क्योंकि 12 से 35 के बीच में हमारे मूल अधिकार दिए हुए हैं, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 12। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 को हम प्रारंभ करते हैं आज। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 कहता है, अनुच्छेद 12 जो है राज्य शब्द को परिभाषित करता है। क्या करता है? राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 12 के अलावा और कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं जो क्या करते हो, राज्य शब्द को परिभाषित करते हो? तो याद रखेंगे 12, 36 और 152 और 308। बोलिए क्लियर। अनुच्छेद 12, 36, 152 और 308 ये क्या करते हैं? राज्य शब्द को परिभाषित करते हैं। जिस तरह से अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, ठीक उसी प्रकार 12, 36, 152 और 308 में भी परिभाषित किया गया है। बोलिए इतनी बात क्लियर हुई? अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे समझिए। जो राज्य शब्द है उसको परिभाषित किया, लेकिन राज्य कहेंगे किसे? राज्य कहेंगे किसे? उसको समझते हैं राज्य। राज्य, राज्य क्या है? राज्य एक ऐसी संस्था है जो कानून का निर्माण करती है और कानून को लागू करती हो। राज्य क्या है? राज्य एक ऐसी संस्था है, लिख लेना, राज्य एक ऐसी संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। क्या करती हो? कानून का निर्माण करती हो, उसे हम क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। अब वो कानून का निर्माण कौन करता है भाई? कानून का निर्माण आखिर करता कौन है? तो समझिए, देखिए अगर हम केंद्र की बात करें, केंद्र की, तो केंद्र में संसद द्वारा क्या होता है? संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। क्या होता है? कानून का निर्माण होता है। प्लस, अच्छा, जब संसद के द्वारा कानून का निर्माण होता है तो आपको पता होगा संघ सरकार इसका क्या करती है? संघ सरकार इसको लागू करने का काम करती है। तो आप समझिए, केंद्र में संसद का निर्माण कानून का निर्माण संसद कर रही है और उसको लागू करने का काम कौन कर रही है? संघ सरकार। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? राज्य एक ऐसी संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। तो भाई ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों ही क्या हो गए? आपके क्या हो गए? राज्य हो गए। बोलिए क्लियर है? ये दोनों आपके क्या हो गए? राज्य हो गए। अब हम थोड़ा आते हैं स्टेट लेवल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका 1 नंबर हो गया। अब एक बात समझिए, जो केंद्र के बाद अब थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे स्तर पर, स्टेट लेवल पर। अच्छा देखिए यहाँ पर जो कानून का निर्माण होगा, कानून का निर्माण संसद कर रही थी वहां पर। अब यहाँ पर जो संसद के बाद अगर हम यहाँ स्टेट पर आ जाएं तो यहाँ पर कानून का निर्माण कौन करेगी? विधानमंडल करेगी। विधानमंडल ये क्या कर रही है? कानून का निर्माण कर रही है। प्लस राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार इसका क्या कर रही है? इसको लागू करने का काम कर रही है। बोलिए इतनी बात क्लियर है? वहां संघ सरकार कर रही है, यहां क्या कर रही है? राज्य सरकार इसको लागू कर रही है। बात समझ में आई? और तीसरा आप एक और यहां पर समझिए, जो तीसरा पॉइंट होगा उसमें आप समझिए ग्राम पंचायत से लेकर क्या है, बिल्कुल नीचे स्तर पर आ जाइए, अपने ग्राम पे आ जाइए जहां पर हम लोग रहते हैं। गांव में ज़्यादातर लोग रहते हैं, तो आप समझिए ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक जो भी है ना, ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक जो भी आती हैं संस्थाएं, वो सभी क्या करती हैं? वो सब क्या होती हैं? राज्य होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक क्या है? सब क्या है? राज्य है।
अभी हम और समझेंगे राज्य के बारे में। भाई अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा कि राज्य आखिर है क्या, तो अभी और समझने वाले हैं। आप बताइए, इतना अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ें। इतना क्लियर है अगर, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें, और इतना क्लियर हो गया होगा तो और आगे बढ़ने पर हमें और आसानी से समझ में आने वाला है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप समझिए, अनुच्छेद 12 के तहत किस किस को राज्य माना गया है। क्या होगा? अनुच्छेद 12 के तहत किस किस को राज्य माना गया, तो आप यहां पर समझे, अगर कोई भी निजी संस्था है ना, कोई भी निजी संस्था जिसमें 1% भी भारत सरकार की हिस्सेदारी है, तो उसे हम क्या मानेंगे? राज्य मानेंगे। अगर 1% भी भारत सरकार की, अगर किसी भी संस्था में, किसी भी संस्था, कोई भी संस्था है, अगर उसमें 1% भी अगर भागीदारी है किसकी? सरकार की, भारत सरकार की अगर साझेदारी होती है तो उसे क्या माना जाएगा? उसे हम लोग सरकार मानेंगे। ठीक है, किसके आधार पर? अनुच्छेद 12 के आधार पर। ठीक है, बोलिए, इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अगर इतना क्लियर हुआ तो फिर आगे बढ़ें। आगे आप ऐसा करिए, थोड़ा एक दो एग्जाम्पल और समझ लीजिए। एग्जाम्पल जैसे BSNL हो गया। ठीक है, BSNL के अलावा जैसे BSNL है, इसमें क्या है? ये पूरी तरह से देखिए, आप एक समझिए, ये जो है इसमें क्या है? सरकार का, देखिए सरकार का क्या है? सरकार की हिस्सेदारी है। तो सरकार की इसमें अगर हिस्सेदारी है तो ये क्या होगी? तो आपकी ये क्या हो जाएगी? राज्य हो जाएगी। LIC, इसको भी राज्य माना गया है। BSNL हो गया, LIC हो गया, खाद्य निगम हो गया, खाद्य निगम हो गया, इसके बाद विश्वविद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय, इन सभी को क्या माना जाएगा? राज्य माना जाएगा। बोलिए, इतना क्लियर है? BSNL, LIC, खाद्य निगम, विश्वविद्यालय, जहां पर भी सरकार का 1% भी अगर हिस्सेदारी होती है तो उसको अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जाएगा। बोलिए, क्लियर? यहां तक क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है तो थोड़ी हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, संविधान में वर्णित या संसद अधिनियम द्वारा निर्मित सभी संस्थाएं क्या होगी? राज्य मानी जाएंगी। संविधान में वर्णित हो या फिर क्या हो? संसद अधिनियम द्वारा निर्मित हो। तो हम संविधान में समझते हैं, संविधान में ऐसी कौन कौन सी, जैसे जो भी हो, आपकी कुछ भी हो सकती है। जैसे अभी आपसे बोला कि जहां पर 1% हिस्सेदारी हो सरकार की, तो वो राज्य माना जाएगा। अब कोई भी कंपनी है, उसमें अगर सरकार की अगर हिस्सेदारी है तो उसको राज्य माना जाएगा। ठीक है, और यहां पर बोला संविधान में वर्णित या संसद अधिनियम द्वारा निर्मित सभी संस्थाएं अनुच्छेद 12 के तहत क्या मानी जाएंगी? राज्य मानी जाएंगी। अगर आप इनका उदाहरण देखना चाहें तो आप समझिए, संविधान में वर्णित है राज्य वित्त आयोग। बोलिए, राज्य वित्त आयोग, तो इसको भी क्या माना जाएगा? अनुच्छेद 12 के तहत इसको भी राज्य माना जाएगा। और इसके बाद आप समझ सकते हैं, निर्वाचन आयोग हो गया एक, निर्वाचन आयोग, के बाद संघ लोक सेवा आयोग, ये आपके क्या है? सभी राज्य माने जाएंगे अनुच्छेद 12 के तहत। अब कहोगे सर, जो संसद अधिनियम द्वारा निर्मित है उनके उदाहरण बता दीजिए, तो आप इनका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके आप इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग था, क्या था? याद करिए, राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग। ये क्या है, संसद अधिनियम द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये भी क्या है, ये भी आपका राज्य माना जाएगा। और आप देखना चाहें महिला आयोग हो गया, महिला आयोग, और इसके अलावा आप अगर देखना चाहें तो वित्त आयोग, ये आपके सब क्या हैं, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य हैं। देखिए इतना आपको डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप उतना तैयार करने का प्रयास करें, क्योंकि इतना डिटेल में आपको नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए कहीं भी। आप किसी भी अध्यापक से पढ़ें, अधिक से अधिक आपको क्या बताया जाएगा कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द में एक दो उदाहरण बता देंगे कि ये आपका आता है, लेकिन इतना पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा डिटेल में मुझे नहीं लगता कोई आपको बताएगा। तो आप बने रहिए साथ में, बहुत अच्छे से हम लोग पॉलिटी को पढ़ेंगे, ठीक है। आप इतना बताइए, इतना क्लियर हुआ। देखिए अनुच्छेद 12 के तहत किस को राज्य माना गया है, तो उसको समझने के लिए हमने देखा अगर कोई भी निजी संस्था है जिसमें 1% भी भारत सरकार का अगर हिस्सेदारी होती है तो उसको क्या माना जाएगा, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जाएगा। इसके बाद हमने देखा एग्जाम्पल BSNL हो गया, LIC हो गया, खाद्य निगम हो गया और विश्वविद्यालय हो गया। फिर हमने देखा कि संविधान में वर्णित या संसद अधिनियम द्वारा निर्मित सभी संस्थाएं क्या मानी जाएंगी, राज्य मानी जाएंगी। तो हमने देखा संविधान में वर्णित बहुत सारी संस्थाएं हैं भाई, जो संविधान है उसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उसमें वर्णित हैं। लेकिन हमने कुछ एक दो एग्जाम्पल लिख लिए, राज्य वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसके बाद हमने देखा कि जो संविधान के अलावा जो संसद अधिनियम द्वारा जिनको बनाया गया है, जो संस्थाएं तैयार की गई हैं, तो उनका देखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे आयोग हैं, बहुत सारे अधिनियम आए, ठीक है। तो आप इतना बताइए, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़े। चलिए तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब नोट में आप लिख लेना, नोट में आप क्या लिखेंगे, मतलब अब ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनको अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना गया है। तो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना गया। तो आप यहां पर लिखें नंबर 1 न्यायालय, नंबर 2 यहां पर लिख लें आप VCCI, मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद तीसरे में लिख लें वक्फ बोर्ड, ठीक है, वक्फ बोर्ड। और 4 नंबर पे आप लिख लें UNO, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। इनको अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना गया है। एक तो न्यायालय हो गया, BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद वक्फ बोर्ड, UNO, इनको क्या है, अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं माना गया। अच्छा आप इसको भी समझ लें, ये क्या है, वक्फ बोर्ड, ये क्या है, मुस्लिम लोगों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए इसको बनाया गया है, और यहाँ पर इनकी सांस्कृतिक और बहुत सारे क्रियाकलापों को यहाँ पर संरक्षित रखने का कार्य किया जाता है। तो बात समझ में आई यहाँ तक, बोलिए। इतनी बात समझ में आ गई हो तो हम लोग अनुच्छेद 13 की तरफ आगे की तरफ बढ़ें। अनुच्छेद 13 को प्रारंभ करें। फिर अनुच्छेद 13 को देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 13 को, अनुच्छेद 13
अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद, पहले इसमें थोड़ा समझिए, इसमें क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या इसमें न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। अब थोड़ा यहाँ पर आते हैं न्यायिक पुनरावलोकन पर। अब न्याय पुनरावलोकन है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। आपसे पूछा जाए, बताइए न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अब बात आती है न्याय पुनरावलोकन की शक्तियाँ जो हैं वो कहाँ हैं? न्याय पुनरावलोकन की जो शक्तियाँ हैं वो किस में निहित हैं? तो न्यायालय में निहित हैं। न्यायालय में निहित हैं, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में। ठीक है, बोलिए इतनी बात समझ में आई। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। ये अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। और जो न्यायिक पुनरावलोकन है, इसकी जो शक्तियां हैं वो न्यायालय में निहित हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में। ठीक है, बोलिए इतनी बात समझ में आई, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब आप एक बात समझिए, अनुच्छेद 13 है ना, 13, इसके 3 भाग हैं। क्या है? इसके 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। 3 भाग हैं। नंबर 1 आपका हो जाएगा, यहां पर समझना थोड़ा। नंबर 1, अच्छा दान का सिद्धांत। अच्छा दान का सिद्धांत। नंबर 2, पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत। नंबर 3, अधित्याग का सिद्धांत। अनुच्छेद 13, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 13 के 3 भाग हैं। नंबर 1, अच्छा दान का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। चलिए, तो अब हम लोग बारी बारी इनको समझते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 पर हमने डाला था अच्छा दान का सिद्धांत। यह अनुच्छेद 13 के 1 में है और इसमें क्या है, संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पूर्व की विधि पर लागू होता है। मतलब संविधान लागू होने से पहले कोई एक ऐसी विधि जो हमारे मूल अधिकारों का क्या करती हो, विरोध करती हो, या उनका क्या कर रही हो, जैसे मूल अधिकार हैं, उनके जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका क्या कर रही हो, विरोध कर रही हो। और अगर ऐसा कोई अधिकार या कोई भी विधि या कोई भी कानून है तो उसको क्या किया जाएगा, पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं अच्छा दान का सिद्धांत। मतलब क्या है, संविधान लागू होने से पूर्व की विधि पर लागू होता है यदि मूल अधिकारों, ऐसी कोई विधि पर लागू होता है, ठीक है, यदि मूल अधिकारों हस्तक्षेप करती हो। क्या करती हो? हस्तक्षेप करती हो, तो उस विधि को, उस कानून को, कानून या विधि बात एक ही होती है, कानून को समाप्त कर दिया जाएगा। बोलिए, क्लियर? अनुच्छेद 13(1) में बोला गया है, संविधान लागू होने से पूर्व कोई अगर विधि है और वो क्या करती हो, जो मूल अधिकार है उनका हस्तक्षेप करती हो, उनका विरोध करती हो, तो उस विधि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अच्छा दान का सिद्धांत। नंबर 2 पर हमने देखा था क्या, नंबर 2 पर हम लोगों ने देखा था पृथक्करण का सिद्धांत। क्या बोला था? पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है, ये जो पृथक्करण का सिद्धांत है, ये जो है अनुच्छेद 13 के 2 में है। ठीक है,
और अनुच्छेद 13 के 2 में है, और ये जो है वर्तमान बनी विधि पर लागू होता है, विधि पर लागू होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्तमान बनी विधि पर लागू होता है। और याद रखना, अगर क्या हो, अगर विधि, कोई भी विधि है, कोई भी कानून है, और वो क्या कर रहा हो, कोई भी विधि है और वो क्या कर रहा हो, मूल अधिकारों का हस्तक्षेप कर रहा हो, तो उसको क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। बोलिए क्लियर, बोलिए क्लियर। एक पॉइंट और नोट में लिख लीजिए, यदि संविधान बनने से पूर्व कोई विधि या विधि का कोई भाग मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो उसको समाप्त या शून्य कर दिया जाएगा। मतलब क्या है इसका? विधि है, और कोई भी विधि है और उसका कोई एक भाग क्या कर रहा हो, मूल अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा हो, तो उस भाग को क्या किया जाएगा? पूरी तरह से शून्य कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी विधि है वो उल्लंघन कर रही है, तो उस विधि को समाप्त कर दिया जा रहा है। बात समझ में आई? अब एक बात समझिए, यहां पर बोला गया है कोई भाग, है ना, तो कोई भाग क्या होगा? उसको शून्य किया जाएगा। कोई भाग अगर क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है या हस्तक्षेप कर रहा है, तो उस भाग को समाप्त कर दिया जाएगा। बाकी जो कानून है वो बना रहेगा। बचा हुआ जो शेष है ना, शेष कानून लागू होगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? मतलब सिर्फ जो भाग उल्लंघन करेगा उसी को समाप्त किया जाएगा, और जो बचा रहेगा ना, शेष कानून जो बचा रहेगा उसी को क्या किया जाएगा? लागू कर दिया जाएगा। तो बोलिए, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को? बोलिए, अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आगे का जो कार्यक्रम है वो हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।